शुभ प्रभात विद्यार्थी जी लोग। इससे पहले लेक्चर L7 में हम लोगों ने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू डिफरेंट मीडियम्स इत्यादि इत्यादि के विषय में पढ़ा था। इसमें एक बात ये कहना है कि सेटिंग में थोड़ा गड़बड़ हो जाने की वजह से दो शब्द कट गया है। एक यहाँ पर जो लिखे हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, वो शब्द कट गया है, और एक यहाँ पर जो लिखे हैं रिफ्रैक्शन थ्रू डिफरेंट मीडियम्स, वो कट गया। तो हम समझते हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसी लेक्चर यानी L7 के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका हिंदी दोनों, आपको इसका नोट्स, इस चैप्टर का नोट्स दोनों लैंग्वेज में, अंग्रेजी में और हिंदी में दे दिया गया है। तो वो दो टॉपिक जो कट गया है वो आप उसमें देख सकते हैं। अब इसके आगे आपको ये भी कहना है कि इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फ़ायदा उठाइए और मेरा भी मनोबल बढ़ाइए। आगे आपको रियल एंड ऑपोनेंट डेप्थ यानी कि वास्तविक एवं आभासी गहराई, वास्तविक एवं आभासी गहराई, इसके विषय में हम बतावें कि कोई वस्तु डेंस मीडियम में स्थित हो और रेयर मीडियम में आँख रखकर देखा जाए तो वो वस्तु नहीं दिखाई देती है, बल्कि उसका इमेज दिखाई देता है। हम लोग समझते हैं कि वस्तु दिखाई दे रही है, लेकिन वास्तव में जो हमें दिखाई दे रहा है वो वस्तु का इमेज है, और वो वस्तु हमें बड़ी दिखाई देती है। जितना बड़ी है उससे ज़्यादा बड़ा मालूम पड़ता है हमको। इसका वजह है कि उसका जो इमेज बना है, जो ऑब्जेक्ट है, वो आँख से जितना दूरी पर है उसका इमेज उससे कम दूरी पर आ गया, हमारे आँख के नज़दीक आ गया, इसलिए वो बड़ा दिखता है। फॉर एग्जाम्पल, नींबू बेचने वाला जार में पानी भरकर उसमें नींबू डाल देता है, कांच के जार में पानी रखकर उसमें नींबू डाल देता है, और आप जब जाते हैं उसके दुकान पर तो जो बाहर रखा हुआ नींबू है वो आपको छोटा छोटा मालूम पड़ता है, और जार के भीतर जो नींबू है वो बड़ा बड़ा मालूम पड़ता है। तो आप कहते हैं कि उसी में से हमको दे दीजिए, और जब वो नींबू जार से निकाल के आपके हाथ में रखता है तो बाहर जो रखा हुआ उससे भी छोटा मालूम पड़ता है आपको। तब आप कहते हैं कि ये क्या हो गया। तो बात वही है कि वो जार में जो रखा हुआ है और आप देख रहे हैं हवा से, आपका आँख हवा में है और डबल डेंस मीडियम में रखा हुआ है। एक तो पानी में है, पानी के बाहर गिलास है, कांच है,
अब वो क्या है कि उसका इमेज आपको दिखता है और वो जहाँ है उससे और नज़दीक आपके पास आ जाता है, इसलिए वो बड़ा दिखता है। तो वास्तव में वो नींबू जितना दूरी पर है उस दूरी को हम लोग रियल डेप्थ, वास्तविक गहराई बोलते हैं, और उसका इमेज जहाँ बना है वहाँ से आँख तक की दूरी को अपरेंट डेप्थ, आभासी गहराई बोलते हैं। मिसाल के तौर पर कि ये एक आपको सरफेस है जेड जेड डैश, और इसके नीचे वाटर है और इसके ऊपर एयर है, ऐसा आपने मान लिया। यानी ये पानी है और इस पानी में यहाँ पर यानी पॉइंट ऊपर कोई ऑब्जेक्ट रखा गया है। मान लीजिए वो नींबू ही रखा गया है और यहाँ से यहाँ पर आपका आँख है और यहाँ से इसको देखते हैं। तो देखते हैं तो इसको देखने के लिए एक रे तो सीधे ऐसे चला जाएगा आपके आँख में, ये बिंदु ए से होकर के आपकी आँख में चला जाएगा, और एक रे यहाँ से आपको ऐसे चला जाएगा बिंदु बी पर। और क्या है कि ये आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब एन डैश है। ये आपतित किरण है, इंसिडेंट रे है, और ये नॉर्मल थरो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है, यानी आपतन बिंदु से गुजरने वाला विलंब है। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण आपतन का कोण हो जाएगा, अर्थात आई हो जाएगा। ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होंगे, यानी ये भी आई हो जाएगा। और ऊपर ऑब्जेक्ट है, सरफेस पर ए है, तो इसी दूरी को यानी इस गहराई को, ए से ओ तक के गहराई को हम लोग रियल डेप्थ बोलते हैं, और इसको डी आर द्वारा निरूपित कर दिया, रियल डेप्थ। अब ये किरण जो यहाँ पहुँचा तो इसमें जाके अपवर्तित होगा, डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में जा रहा है, यानी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है, तो अभिलंब से दूर हटेगा, इससे दूर हटेगा, और ये चला गया आपको, वो क्या करते हैं कि BM दिशा में, और ये अभिलंब और ये अपवर्तित किरण, तो ये अपवर्तन का कोण हो जाएगा, जिसको हम लोग R मान लेते हैं। और क्या है कि इस BM रेखा को पीछे की ओर बढ़ाएं तो ये यहाँ पर डाइवर्ज हो जाएगा, पॉइंट I पर डाइवर्ज हो जाएगा, तो O का इमेज पॉइंट I पर बन जाता है। आपने देखा कि है O पर ज़्यादा दूरी पर और उसका इमेज बन गया कम दूरी पर, इसलिए वो आपको बड़ा दिखाई देता है। और ए से लेकर के आई तक की दूरी को अपरेंट डेप्थ बोलते हैं, डीए द्वारा निरूपित कर दिया, ए से अपरेंट, डी से डेप्थ, आभासी गहराई। ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होगा, यानी ये एंगल भी आर हो जाएगा। यहाँ पर एक बात है कि ये आपके आँख का पुपिल है, इतना बड़ा वो आँख का काला वाला पोर्शन जो है वो है। ए और बी ये दोनों पॉइंट इसी पर है, ए भी है और बी भी है। तो हम फिगर बनाने में तो दिखा रहे हैं आपको समझाने के लिए दूर दूर, लेकिन
लेकिन वास्तव में ये दोनों पॉइंट लगभग एक ही पॉइंट है, मिलीमीटर का इनके बीच में दूरी है। तो ए और बी को हम लोग लगभग एक ही बिंदु मानते हैं, अप्रॉक्सिमेट 1 पॉइंट मानते हैं। यानी कहीं ए लिखा हुआ हो तो उसके बदला में अगर हमको ज़रूरत है बी लिखने का तो लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर बी लिखा हुआ है और हमारा काम वहाँ ए लिखने से बन जाता है तो बी के बदला में ए भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या है कि अगर वाटर का एयर के सापेक्ष रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम अगर ओमेगा मान लेते हैं, ये डब्ल्यू म्यू ए, ये सॉरी हाँ डब्ल्यू म्यू ए, क्योंकि आपतित किरण वाटर में है तो डब्ल्यू और अपवर्तित किरण एयर में है तो डब्ल्यू म्यू ए, अर्थात हवा का अपवर्तनांक पानी के सापेक्ष। तो ये तो बराबर होता है साइन आई बटा साइन आर, और इसको हम अगर रेसिप्रोकल कर दें, उलट दें, ए म्यू डब्ल्यू कर दें तो ये भी उलट जाएगा, हो जाएगा साइन आर बटा साइन आई। और अब ए म्यू डब्ल्यू को चाहें तो केवल म्यू भी लिख सकते हैं, तो म्यू बराबर हो गया साइन आर। आर किस में आएगा? ए बी आई में, ट्रायंगल ए बी आई में। तो ए आई, ये क्या है कि ए आई पर एंगल है तो ये तो आधार हो गया, और आधार हो गया, ये लंब हो गया और ये कर्ण हो गया। तो साइन आर बराबर पी बाई एच। पी बाई एच का अर्थ हो गया ए बी बटा आई बी, ए बी बटा आई बी, और इंटू कर देते हैं, उलट जाएगा साइन आई, आई तो आई बराबर हो जाएगा पी बाई एच, साइन आई बराबर पी बाई एच। तो पी बाई एच का मतलब हो गया ए बी बटा ओ बी, तो उलट के हो जाएगा ओ बी बटा ए बी, ये कट गया। तो इसलिए म्यू बराबर हो गया ओ बी बटा आई बी। तो हमने कहा क्या कि हम चाहें तो बी के बदला में ए भी रख सकते हैं, तो एक पॉइंट अभी लिख देते हैं ओ बी बटा आई बी, तो बराबर हो गया ओ ए, ओ के बदला बी के बदला में ए, ओ ए बटा आई ए। इसलिए म्यू बराबर हो गया ओ ए के बदला में डी ए, और ओ ए के बदला में डी आर, और ओ ये आई ए के बदला में डी ए। तो यही हो गया कि अपवर्तनांक बराबर रियल डेप्थ बटा अपरेंट डेप्थ, वास्तविक गहराई और आभासी गहराई के अनुपात अपवर्तनांक के बराबर होता है। फिर एक क्वेश्चन आता है, रियल एंड अपरेंट हाइट, वास्तविक एवं आभासी ऊंचाई। इसी का रेसिप्रोकल क्वेश्चन है कि मान लेते हैं कि ये आपको जेड डैश है, इसमें एयर है, इसमें वाटर है, और क्या है कि यहाँ पर
कोई ऑब्जेक्ट को रखा गया है। कहाँ? इसमें पानी में रखा गया था, यानी डेंस में रखा गया था, और इसमें हम रेयर में ऑब्जेक्ट को रखते हैं। और देखते कहाँ से हैं? तो पानी में से। जैसे कि कोई सैनिक पानी में डूबा हुआ है और हवा में कोई एरोप्लेन उड़ते हुए जा रहा है, तो वो पानी में से देख रहा है। तो अब इसी पर आपको बात करना है। तो क्या है कि यहाँ से एक रे तो आपको निकल के यहाँ पर आएगा, इसको ये मान लिए जैसा आपने माना था उसमें। और क्या है कि यही आपको रियल डेप्थ हो जाएगा, रियल डेप्थ यही हो जाएगा dr, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है और यहाँ तक पानी है, तो ये रियल डेप्थ हो जाएगा। यहाँ से ये किरण तो निकल के आ गया आपके आँख में, और एक किरण ऐसे जा रहा है, और यहाँ पर B जो है पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है, ये नॉर्मल हो गया NN डैश। तो ये एंगल तो I हो जाएगा आपतन का कोण, ये वाला। और क्या है कि ये एंगल और ये एंगल तो बराबर हो जाएगा। अब ये अपवर्तित होगा तो एयर से वाटर में, यानी रेयर से डेंस में, विरल से सघन में जा रहा है, तो अभिलंब की ओर हटेगा और ये BM दिशा में आ गया। अब इस रे को पीछे की ओर बढ़ाया और इस रे को भी पीछे की ओर बढ़ाया, तो क्या हो गया कि ये अपवर्तन का कोण R हो गया। ये कोण और ये कोण बराबर होगा, और O का इमेज यहाँ पर बन जाएगा I पर। यही I से लेकर के A तक की दूरी को हम लोग अपरेंट हाइट बोलेंगे। ये रियल हाइट हो गया HR और ये अपरेंट हाइट हो गया HA। तो इसमें भी वही बात करेंगे। अपरी क्या है? तो आपतित किरण एयर में है और अपवर्तित किरण वाटर में है। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि A म्यू W बराबर साइन I बटा साइन R, साइन I बटा साइन R बराबर साइन I एंगल AOB में साइन I बराबर P/H AB बटा OB, AB बटा OB, एंड साइन R AIB में, तो AIB में P/H AB बटा IB, तो IB बटा AB, उलट के IB बटा AB, ये तो कैंसिल हो जाएगा। इसलिए म्यू बराबर IB बटा OB, और आपको बताया कि A और B लगभग एक ही बिंदु हैं। A के बदला में B या B के बदला में A भी लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर B के बदला में A लिख दें तो IA बटा OA, इसलिए म्यू बराबर हो गया IA के बदला में अपरेंट हाइट HA और OA के बदला में रियल हाइट HR। तो ये हो गया कि अपरेंट हाइट और रियल हाइट का अनुपात एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर होता है। तो उसमें और इसमें इतना ही अंतर है कि उसमें रियल वाला ऊपर है, अपरेंट वाला नीचे है। इसमें अपरेंट वाला ऊपर है और रियल वाला नीचे है। इसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन और, lateral
डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के अपवर्तन के कारण होने वाला विचलन, डिस्प्लेसमेंट lateral displacement due to refraction of light। तो क्या है कि मान लीजिए कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंट से गुजरने वाला अविलंब हमारा हाथ है, ये हमारा शरीर है। तो आपतित किरण कैसे होता है? ऐसे। और अपवर्तित किरण कैसे होता है? ऐसे। ये किरण माध्यम नहीं बदल रहा हो तो सीधे ऐसे निकल जाएगा, इधर से आएगा और ऐसे सीधे निकल जाएगा। लेकिन वो क्या है कि जब ये विरल माध्यम में हो और ये सघन माध्यम में हो तो अपवर्तित किरण यहाँ नहीं रह के इधर आ जाता है, कुछ नीचे हट जाता है। और अगर ये सघन माध्यम हो, ये विरल माध्यम हो, तो अपवर्तित किरण यहाँ न रह के ये कुछ ऊपर उठ जाता है, मतलब बगल में हट जाता है। तो जितना दूरी से वो नीचे हटता है, अविलंब की ओर हटता है या अविलंब से दूर हटता है, उसी डिस्प्लेसमेंट को लैटरल डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। तो कहने का तात्पर्य ये हो गया कि ये आपको एक कांच का स्लैब ले लिया, कांच की सिल्ली ले लिया, ये कांच का स्लैब ले लिया, ए बी सी डी, ये कांच का सिल्ली ले लिया। कांच के सिल्ली का क्या मतलब कि इस तरह का कुछ ले लिया जिसमें लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और मोटाई भी है। इस तरह से ये कांच का सिल्ली ले लिया, ये डायरी की तरह। और क्या है कि यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट का नाम रख दिया जेड रख दिया। और ये सिल्ली की मोटाई यानी ये डायरी की मोटाई ये वाला 5 सेंटीमीटर है। हम 5 सेंटीमीटर न मान लिया कि इसकी मोटाई 30 सेंटीमीटर है। और ये आपतन का बिंदु जेड ले लिया और ये जेड से गुजरने वाला अविलंब है एन डैश, ऐसा मान लिया। और मान लिया कि यहाँ पर एक किरण आपतित हो रहा है, ऐसे एक किरण आपतित हो रहा है। इस किरण का नाम रख दिया वाई जेड, किरण वाई जेड आपतित हो रहा है। ये एंगल तो आपतन का कोण यानी आर हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट हो जाएगा। ये आपको एयर है, ऐसे हवा में रखा गया है, ये आपको एयर है और ये आपको गिलास है, कांच है। और क्या है कि अगर ये कांच नहीं होता यानी यहाँ से ये सिल्ली हटा देते तो नीचे से ऊपर तक हवा होता, तो ये रे जो है अपने पथ पर सीधे आगे की ओर चली जाती है, ऐसे सीधे आगे की ओर चली जाती है अपने पथ पर। इधर उधर डिविएट होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो ये हमने मान लिया कि जेड डैश है, यानी वाई, ये किरण वाई से चल के वाई जेड डैश पर चली जाती। लेकिन ऐसा नहीं है, हवा है, कांच है, हवा है। तो ये विरल से सघन में, रेयर से डेंस में जब आएगा तो ये किरण अविलंब की ओर मुड़ जाएगा और अविलंब की ओर मुड़ के आपको यहाँ पर आ जाएगा, यानी पॉइंट एक्स पर आ जाएगा। ये पॉइंट एक्स हो गया।
और ये एंगल तो अपवर्तन का कोण हो गया, अर्थात आर हो गया। अब क्या है कि यहाँ पर ये अविलंब खींच दिया। ये अगर आर है, ये पूरा कोण आई है, तो ये कोण तो आई माइनस आर हो जाएगा, आई माइनस आर हो जाएगा। और ये किरण यहाँ से हट के यहाँ पर आ गया, लंब गिरा दिया, इसको एच मान लिया। तो यही एक्स एच को लैटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, यानी इसको डी एल से निरूपित कर देते हैं, लैटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। और क्या है कि ये किरण यहाँ पर पहुँचेगा और पहुँचने के बाद ये आपको गिलास से एयर में जा रहा है, तो गिलास से एयर में जा रहा है और ये यहाँ पर आपतन बिंदु से गुजरने वाला अभिलंब एम डैश खींच दिया, तो ये यहाँ से निकल जाएगा और निकल के ऐसे पैरेलल होके एक्स डैश पर चला जाएगा, जिसको इमर्जेंट रे बोलते हैं। और इस एंगल को एंगल ऑफ इमर्जेंट बोलते हैं आई डैश। और आपको याद होगा कि कल ही साबित किया था कि आई और आई डैश आपस में बराबर होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ इमर्जेंट आपस में बराबर होते हैं। तो ये हो गया। अब क्या है कि इन ट्रायंगल जेड एन डैश एक्स, एक्स जेड एन डैश, एक्स जेड एन डैश, वी हाइव कॉस आर बराबर बी बाई एच। तो बी तो हो गया जेड एन डैश, जेड एन डैश बटा एच हो गया जेड एक्स, जेड एक्स इन एंड जेड एन डैश बराबर ए डी बराबर टी, यानी कि ए बी। ये आपको स्लेब की मोटाई टी है, तो जेड एन डैश भी तो मोटाई है, तो ये दूरी जेड एन डैश और ए डी आपस में बराबर होंगे, यानी टी होंगे। इसलिए कॉस आर बराबर टी बटा एक्स जेड, टी बटा एक्स जेड। तो इम्प्लाई दैट एक्स जेड बराबर टी बटा कॉस आर, एक्स जेड बराबर टी बटा कॉस आर। इसलिए एक्स जेड बराबर टी सेक आर, ये टी सेक आर हो गया, 1 बटा कॉस आर बराबर सेक आर। इन ट्रायंगल जेड एक्स एच, जेड एच एक्स, तो इन ट्रायंगल जेड एक्स एच वी हाइव साइन आई माइनस आर, क्योंकि इसमें एंगल आई माइनस आर है, तो साइन आई माइनस आर बराबर पी बाई एच। पी तो एक्स एच हो जाएगा, क्योंकि ये आपको जेड एच पर एंगल है, तो साइन पी बाई एच का अर्थ हो गया एच एक्स बटा जेड एक्स। इसलिए आपको साइन आई माइनस आर
बराबर हो गया एच एक्स बटा जेड एक्स। जेड एक्स से बदला में टी सेक आर, इसलिए एच एक्स बराबर एल, एच एक्स बराबर डी एल बराबर वो क्या हो गया टी सेक आर इंटू साइन आई माइनस आर। यही आपको हो गया लैटरल डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला। और इस फॉर्मूला से आप निकाल सकते हैं कि इफ आई बराबर जीरो, आई बराबर जीरो का मतलब हो गया कि ये एंगल ऐसे आ रहा था तो कोण आई बन रहा था, अगर ऐसे आए लंबवत तो आई का मान जीरो हो जाएगा और आर का मान भी जीरो हो जाएगा। आई बराबर जीरो देन आर बराबर जीरो, इसलिए डी एल यानी लैटरल डिस्प्लेसमेंट बराबर टी सेक जीरो इंटू साइन जीरो माइनस जीरो बराबर जीरो। तो क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई किरण अपवर्तक पृष्ठ पर लंबवत आपतित होता है तो अपवर्तन के फलस्वरूप किसी प्रकार का डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, डिस्प्लेसमेंट का मान जीरो होता है। इफ थीटा बराबर 90 डिग्री देन, अब क्या कहना चाहते हैं कि ये एंगल ऐसे आ रहा था, पहल का कोरोलरली में दिखाया कि ऐसे हो गया आई बराबर जीरो, दूसरा का दिखा रहे हैं कि ऐसे आ रहा है 90 डिग्री के एंगल पर। तो इस अवस्था में क्या हो गया कि डी एल बराबर टी इंटू सेक आर को लिख दिया 1 बटा कॉस आर इंटू साइन 90 माइनस आर। इसलिए डी एल बराबर टी इंटू 1 बटा कॉस आर और साइन 90 माइनस आर का मतलब होता है कॉस आर। कॉस आर से कॉस आर कट गया, इम्प्लाई दैट डी एल बराबर टी। यानी कि अगर आपतन कोण का मान 90 डिग्री हो तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट का मान मैक्सिमम होता है, अर्थात वो कांच के स्लेब के मोटाई के बराबर होता है, अर्थात मीडियम के मोटाई के बराबर होता है। रहने दिया जाए इतना ही।